हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं दिलीप गिरी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में हम आज आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जहां हम पिछले क्लास को छोड़े थे वहीं से हम आज की क्लास को लेके आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबका परिवार भी स्वस्थ होगा। और आप आशीष सर की क्लासेस कंटिन्यूस देख रहे होंगे, क्योंकि आशीष सर डिटेल में पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आई होप आप लोग जाके क्लासेस देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो अंतिम प्रहार, तो किस नाम से है हमारा प्लेलिस्ट, तो अंतिम अंतिम प्रहार नाम से प्लेलिस्ट है। तो उसमें जाकर आप क्या कर लें, आशीष सर की सारी वीडियो देख लें, क्योंकि डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। आपको एक ही बार वीडियो देखने से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगे। तो आई होप ये सब आप काम बहुत ही अच्छे से करेंगे। और हाँ, आप सबको जो भी ये क्लासेज हो रही है उसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो याद रखें, कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे आप सबको इन सब क्लासेस की क्या होगी, पीडीएफ मिलेगी। तो आप सब जाके टेलीग्राम जो हमें ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम पे जाएं और हमारे चैनल को ज्वाइन करें और आप सबको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। तो आई होप ये सब कार्य आप लोग करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, प्लूटो की ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। अर्थात जो प्लूटो ग्रह की मान्यता दी गई थी, उसे ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो याद रखेंगे 24 अगस्त 2006 अर्थात 24 अगस्त 2006 में प्लूटो की ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि जो ये प्लूटो ग्रह था ये अरुण ग्रह को काट रहा था, अर्थात ये इस प्रकार से परिक्रमा नहीं कर रहा था, इसके क्षेत्र को भी कट कर रहा था। तो इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और किस श्रेणी में रखा गया है, तो बौने ग्रह की श्रेणी में। याद रखेंगे, बौने ग्रह की श्रेणी में किसको रखा गया है, तो प्लूटो को रखा गया है। फिर देखिए सेकंड नंबर प्रश्न को। तो सेकंड नंबर है, नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है, बौने ग्रह की। अर्थात जो प्लूटो को ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी उसके बाद प्लूटो को कहाँ रखा गया, चर्चा चल तो रखा गया किसमें, तो बौने ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो को ले जाकर रख दिया गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखेंगे आप सब थर्ड नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज किसने की थी। तो क्लाड टामो, अर्थात जो प्लूटो ग्रह खोज हुई थी कब हुई थी, 1930 में। और इसको किसने खोज की थी, तो क्लाड टामो ने प्लूटो की खोज की थी, जिसको इस समय वर्तमान में किस श्रेणी में रखा गया है, तो बौने ग्रह की। बच्चों अगर आप सबको प्रश्न आ जाए कि कौन सा ऐसा बौना ग्रह या ग्रह है जिसको पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, तो आप याद रखेंगे कि प्लूटो है जिसको पहले ग्रह की श्रेणी में रखा जा चुका है और फिर से उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल कर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो यह शब्द आप लोग याद रखेंगे। या ये देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए फोर्थ नंबर प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में रहकर सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो याद रखेंगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो रहकर आकाशीय पिंडों होते हैं जो परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं। ये देखिए हमने इमेज ऐड किया थी, ये देखिए ये क्या है, ये सन, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये देखिए ये मंगल हो गया, मार्स क्या है, मंगल, मंगल। ये जुपिटर क्या है, बृहस्पति। देखिए इन दो ग्रहों के बीच में ही ये छोटे छोटे क्या है, ये देखिए जितने ही व्हाइट कलर से दिख रहे हैं छोटे छोटे और हल्का ब्लू, तो क्या है, ये सब क्षुद्र ग्रह है। तो याद रखेंगे किस किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और अर्थात परिक्रमा करते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो यह आप लोग याद रखेंगे। आई होप इमेज को देखने से आप सबको बातें याद हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इमेज हम जब भी देखते हैं तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। तो इसी तरह आप देखते रहेंगे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए फिफ्थ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो फिफ्थ नंबर है,
क्षुद्र ग्रह के टकराने पर पृथ्वी की सतह पर बने गर्त का उदाहरण क्या है? लोनार जी अर्थात महाराष्ट्र में। तो क्या है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनके गिरने पे पृथ्वी पे जो टकराते हैं तो इससे झील का निर्माण होता है, गर्त। तो इसमें पानी भर गया तो क्या हो गया, झील हो गया। पहले जो टकराया था तो उसके ऐसा गर्त बना था अर्थात गड्ढा बना था, और उस समय इस समय अब क्या है, पानी भर गया, तो इसीलिए क्या हो गया, लोनार झील अर्थात झील का स्वरूप ले लिया है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखेंगे कि क्षुद्र ग्रह के टकराने से पृथ्वी पे जो झील बना है उसका नाम क्या है, लोनार झील है। और यह कहाँ पे, हमारे भारत में ही महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 6 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरवेस्टा अर्थात आपने अभी देखा कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं आप। अब इनमें से कोई एक, इनमें से क्या है, इनमें से कोई एक ऐसा है वो क्या है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो एकमात्र ग्रह कौन सा क्षुद्र ग्रह, तो फोरवेस्टा है, जिसको हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह बात आप लोग याद रखें कि सिर्फ एक ही ग्रह क्षुद्र ग्रह है जो क्या है, हम अपनी नंगी आंखें अर्थात बिना दूरबीन और बिना किसी की सहायता से हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो कौन सा क्षुद्र ग्रह है, तो फोरवेस्टा नाम है इस क्षुद्र ग्रह का। यह बात आप लोग याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। ये इमेज का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न, हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? अर्थात जो हेली नामक धूमकेतु है उस परिक्रमण काल उसका कितना है, तो कितना है, 76 ईयर। तो यह याद रखिए, जो हेली नामक धूमकेतु है वो एक बार जो परिक्रमा कितने वर्षों में करता है, तो 76 वर्षों में करता है। यह बात आप लोग याद रखने योग्य है। फिर देखिए 8 नंबर प्रश्न, हेली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखा दिया था? अर्थात जो हेली नामक धूमकेतु है जिसको परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं, तो 76 ईयर लगते हैं। और ये इसका अंतिम बार ये कब देखा गया था, तो 1986 में। तो यह याद रखेंगे कि हेली नामक धूमकेतु को अंतिम बार हमने कब देखा था, तो अंतिम बार हमने देखा था 1986 में देखा था। आई होप आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। फिर देखिए 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर क्या है, धूल और गैसों से बने अंतरिक्ष में घूमते आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उल्काएं अर्थात धूल और गैसों जो अंतरिक्ष में घूमते हैं आकाशीय पिंड वो क्या कहलाते हैं? उल्काएं कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, जो धूल और गैसों से बने अंतरिक्ष में आकाशीय पिंड है उनको हम उल्काएं, उल्का के नाम से जानते हैं। फिर वही है 10 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आपको पता होगा कि पिछले का हमने पढ़ाया था कि चंद्रमा बुध, बुध का भी क्या था, शून्य उपग्रह था। यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी का क्या है, सिर्फ एक उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा। तो यह याद रखेंगे कि बुध का एक भी उपग्रह नहीं, वहीं पृथ्वी का एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। फिर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को आप लोग, अमावस्या से पूर्णिमा तक की दिन 15 अवधि क्या कहलाता था? जो अमावस्या से पूर्णिमा तक जो दिन होता है 15 दिन, उस अवधि को हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे शुक्ल पक्ष। अर्थात यह मान लीजिए ये एक हो गया, ठीक है, ये अवधि हो गई, ये 15 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये दिन, यहाँ पे अमावस्या, अमावस्या, यहाँ पे क्या होगा, पूर्णिमा, या अमावस्या या पूर्णिमा, इनके बीच की जो अवधि है इसको हम क्या नाम दिया गया है, शुक्ल पक्ष। तो याद रखेंगे, तो किसको शुक्ल पक्ष नाम दिया गया? अमावस्या से पूर्णिमा तक की ये 15 दिन की अवधि के बीच के काल को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। फिर वहीं अगले प्रश्न में देखिए, पूर्णिमा से अमावस्या तक की 15 दिनों की अवधि क्या कहलाती है? कृष्ण पक्ष। अर्थात जो हमने पहले देखा अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि क्या, शुक्ल पक्ष, वहीं पूर्णिमा से फिर से अमावस्या तक आने की अवधि जो बीच में होती है वो क्या कहलाती है, कृष्ण पक्ष कहलाती है। तो ये याद रखिए, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये जो है निरंतर चलता रहता है। कैसे, तो देखिए ये 1, ये 15, ये 30,
देखिए यहां से क्या होगा, ये अगर मान लीजिए कृष्ण पक्ष हो गया पहले, शुक्ल पक्ष, फिर क्या हुआ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो हो गए। देन 30 के बाद क्या होगा, मंथ जब इंड हो जाएगा, दूसरा मंथ शुरू होगा, तो फिर 30 से क्या होगा 15 तक, 1 से लेकर 15 तक हो गया, फिर क्या होगा, फिर कृष्ण पक्ष हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है एक के बाद एक। जब शुक्ल पक्ष आएगा बीत जाएगा तो कृष्ण पक्ष, जब फिर से कृष्ण पक्ष बीतेगा तो फिर शुक्ल पक्ष आएगा, यह निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यह इन दोनों को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की कितने दिनों की अवधि होती है, तो 15-15 दिनों की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अवधि होती है। यह भी ये बात आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 13 नंबर प्रश्न को, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना क्या कहलाता है, सीजीगी। अर्थात जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे तो क्या कहलाएंगे, तो सीजीगी। अर्थात जब सीधी रेखा में होंगे तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सीजीगी कहते हैं। देखिए ये इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये तीनों एक सीधी रेखा में है। ये देखिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों हो गए, ये तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में है, तो इसे इन्हें हम क्या कहेंगे, सीजीगी कहेंगे। याद रखेंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम सीजीगी कहेंगे। यह याद रखेंगे आप लोग। यही चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 14 नंबर, चंद्रमा की चट्टानों में किस धातु की मात्रा अत्यधिक है, टाइटेनियम की। अर्थात जो चंद्रमा की चट्टान है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसकी चट्टान है, उसकी चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है। अर्थात सबसे अधिक कह रहा है, मतलब उसकी अधिकतर सारे और जो तत्व पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं, उनसे अधिक होंगे। तो कौन से अत्यधिक है, तो ये टाइटेनियम है। इसका सबसे अधिक किस पे पाया जाता है, चंद्रमा की चट्टानों में पाए जाते हैं। यह बात आप लोग याद रखेंगे। टाइटेनियम के अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं जो क्या टाइटेनियम से कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए टाइटेनियम को हम क्या अत्यधिक मात्रा में कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि टाइटेनियम चंद्रमा की चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आई होप आप लोग यह बात समझ गए होंगे। फिर देखिए अपने 15 नंबर प्रश्न को, तो 15 नंबर है, गैसों को बनाए रखने में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के असमर्थ होने के से चंद्रमा पर किस चीज का अभाव पड़ता है, तो ये बताएंगे आप लोग। तो यह वायुमंडल का, अर्थात जो गैसों से को बनाए रखने में, अर्थात जो गैस बनाए रखने में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के असमर्थ होने से चंद्रमा किस चीज का अभाव हो जाता है, तो वायुमंडल का। अर्थात आपको पता है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, क्योंकि अगर आप हवा में हैं तो आप हवा में चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो वहीं देखिए चंद्रमा से ही रिलेटेड है 16 नंबर प्रश्न। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है। तो यह प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो याद रखेंगे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। वहीं आपको 17 नंबर प्रश्न में देखने को मिलेगा, देखिए क्या देखने को मिलेगा, नील आर्मस्ट्रांग के साथ गए किस व्यक्ति ने आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा की सतह पर कदम रखे, तो बज एल्ड्रिन ने। अर्थात जो नील आर्मस्ट्रांग पहले उतरे चंद्रमा की सतह पे, देन जो उनके साथ गए थे क्या, बज एल्ड्रिन, उन्होंने भी उस पर चंद्रमा में अपना कदम, अर्थात चंद्रमा पे उतरे। अर्थात ये दोनों व्यक्ति ने चंद्रमा पे अपने कदम रखे थे। तो इसलिए नील आर्मस्ट्रांग क्या हो गए, पहले व्यक्ति हो गए। वहीं बज एल्ड्रिन क्या हो गए, ये दूसरे व्यक्ति हो गए जिन्होंने चंद्रमा पे अपने कदम रखे। तो आई होप ये बात आपको याद हो गई होगी कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा, वहीं बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पे अपना कदम रखा था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। फिर देखिए 18 नंबर प्रश्न, नील आर्मस्ट्रांग व बज एल्ड्रिन द्वारा चंद्रमा की सतह पर रखा गया पहला कदम क्या कहलाया, प्रशांति सागर। प्रशांत सागर कहा गया किसको, तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो गए थे चंद्रमा पे, उन्होंने जो अपना पहला कदम रखा
तो उस कद रखने के कदम को क्या कहा गया? तो प्रशांति का सागर कहा गया। तो याद रखेंगे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो यह बात आप याद, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलेंगे किसको? प्रशांति का सागर को। आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रशांति का सागर किसे कहेंगे। तो नील आर्मस्ट्रांग व बज एल्ड्रिन जो दोनों व्यक्ति गए थे चंद्रमा पे, उन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा, उस घटना जो घटित हुई उस घटना को हम प्रशांति का सागर कहते हैं। फिर वही 19th नंबर प्रश्न आप देखेंगे, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। तो अर्थात जो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अर्थात हम चंद्रमा की सतह के बारे में कोई अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो हम उस अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहेंगे। यह आप लोग याद रखेंगे। तो आइए फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तो हमारा 20 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का एकमात्र कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? पृथ्वी। अच्छा देखिए, सौरमंडल एकमात्र ग्रह है जो वर्तमान समय में जीवन मौजूद है। तो किस पे? तो पृथ्वी पे। तो याद रखेंगे यह क्या? वर्तमान परिदृश्य में। क्यों? क्योंकि और सारे ग्रहों पे जीवन के उत्पत्ति के, जीवन के सर्वाइवल के लिए खोजे जा रहे हैं, और जैसे ही वहां पे जीवन के सर्वाइवल के लिए कुछ साक्ष्य मिल जाएंगे कि जीवन उस ग्रह पे भी सर्वाइव हो सकते हैं, तो हम वहां पे भी चलेंगे जीवन जीने के लिए। अर्थात तो वहां पे भी हम अपना घर बनाएंगे, वहां पे भी हम रहेंगे। तो याद रखें अभी तक सौरमंडल का एकमात्र ऐसा पृथ्वी ग्रह है जहां पे जीवन मौजूद है। फिर देखिए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह। अर्थात पृथ्वी पे जल बहुत अधिक है, लगभग 70% से अधिक, इसलिए क्या होता है? इसको नीला ग्रह। अर्थात आप जाएंगे आसमान से, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो क्या होगा? नीला दिखे। क्यों? क्योंकि सपोज करिए ये आपका पृथ्वी है, अगर इतने % भाग में आपको सिर्फ जल ही मिलेगा, जल मिलेगा, तो क्या है? नीला ही तो दिखाएगा, जल नीला ही तो दिखाई देता है। यहाँ इतने पे स्थल है, तो स्थल कहाँ पे? ऐसे आपको पता है कि जो पृथ्वी स्थल कहीं यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, छिटपुट तरीके से है। तो बीच में सब क्या है? ये जल है। तो इसलिए पृथ्वी क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो यह बात याद रखेंगे। फिर देखिए 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। अर्थात जो अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष है, यहां से ये पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी का वायुमंडल, ये पृथ्वी का वायुमंडल है। और इस यह रेखा है जो, ये क्या है? यह केरमन रेखा है, केरमन रेखा। यह रेखा क्या है? यह काल्पनिक है। याद रखेंगे यह केरमन रेखा जो होती है वो क्या होती है? केरमन रेखा काल्पनिक होती है, यही से डिवाइड माना जाता है। क्या डिवाइड माना जाता है? तो इसके नीचे जस्ट आएंगे, पृथ्वी से लेकर 100 किलोमीटर ऊपर तक, ये क्या है? वायुमंडल है पृथ्वी का। इसके इस ऊपर क्या है? एक काल्पनिक रेखा माना गया है। कौन सा रेखा? केरमन रेखा, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? पृथ्वी से एकदम काला दिखाई देता। तो यह बात आप लोग समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष और वायुमंडल के बीच डिवीजन कौन सी रेखा करती है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई कि केरमन रेखा जो अंतरिक्ष और पृथ्वी के जो वायुमंडल का विभाजन केरमन रेखा करता है। इसी से हम देखते हैं कहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है और उसके पहले कहाँ तक क्या है? वायुमंडल है हमारा। और वायुमंडल न होने के कारण जब हम देखेंगे आकाश का रंग तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फिर आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए ये अपनी पूरा पृथ्वी है, ये देखिए ये पूरा ये जल दिख रहा है, ये जल, ये स्थल। तो देखिए हम इसमें क्या देखते हैं, ये देखिए पृथ्वी का, यह पृथ्वी का क्या अच्छा है, और इधर देखिए ये क्या है? सूर्य है,
सूर्य की किरणें, सूर्य यहाँ पे सूर्य की किरणें इधर से जा रही है, इस यहाँ तक पड़ रही है। ठीक है, ये देखिए ये जो बीच की रेखा है भूमध्य रेखा, बताइए क्या है, 0 डिग्री। ये क्या है, इक्वेटर है। ये इक्वेटर भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए, इसका दो नाम है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहिए या 0 डिग्री अक्षांश कहिए। ये क्या है, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये क्या, अक्षांश रेखा है। क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, दोनों नामों से हम इसे पुकारते अर्थात जानते हैं। फिर वही देखिए ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये क्या हो जाए, ये उत्तर में अर्थात नॉर्थ में। ये 0 डिग्री क्या करता है, दो भागों में पृथ्वी को डिवाइड करता है। तो दो भाग कौन कौन से होंगे, तो ये उत्तर का भाग, अब याद रखेंगे 0 डिग्री के जस्ट ऊपर का जो भाग होगा हमें उत्तर का भाग कहेंगे, उत्तर बोलेंगे। और जब 0 डिग्री जो भी नीचे का पार्ट होगा उसे हम दक्षिण बोलेंगे। ये आप लोग याद रखेंगे, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये बस ऐसे बताया गया है, बोला गया है और लिखा भी गया है कि जब 0 डिग्री रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसके ऊपर के भाग को उत्तरी भाग और नीचे के भाग को हम दक्षिणी भाग कहते हैं। तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक जो अक्षांश रेखा है सबसे अधिक लंबी होती है। और इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर के जाएंगे, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाएगी। फिर वहीं आपने फिर देशांतर रेखा देखिए, देशांतर रेखा कैसे होती है, ये देखिए देशांतर रेखा इस प्रकार होती है। अब ये ऐसे देशांतर रेखा, और देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, छोटी छोटी नहीं होती है। तो यह याद रखेंगे, क्योंकि अगर पृथ्वी को ऐसे देखा जाए ऐसे, तो ऐसे जाती है और यहाँ पे ना ऊपर की तरफ सीधे बढ़ते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कम होगा अक्षांश रेखाओं की लंबाई। तो याद रखेंगे क्या क्या, जो 0 डिग्री पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। वहीं उत्तर के, इसके ऊपर के भाग को उत्तर और नीचे के भाग को दक्षिण बोलते हैं। आइए इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर अच्छे से और समझाते हैं और क्या क्या इसमें हो सकते हैं। आइए आपने पढ़ लिया होगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और ये किस अक्षांश को बोलते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश को ये सब बोलते हैं। फिर देखिए ये 0 डिग्री आपका है, ये करके रहा, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये साउथ में हो जाएगा अर्थात दक्षिण में हो जाएगा। आपको अभी बताया मैंने कि भूमध्य रेखा के नीचे के जो भी एरिया होंगे वो क्या होंगे, दक्षिण के भाग होंगे, और भूमध्य रेखा के जो भी ऊपर के भाग होंगे वो किसके भाग होंगे, वो उत्तर के भाग होंगे। ये हो गया, देखिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, किस अक्षांश से, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। वहीं मकर रेखा कहाँ गुजरती है, दक्षिण में, तो यह 23.5 डिग्री दक्षिण में गुजरती है। फिर देखिए दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ये क्या है, यहां से दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, यहां से ये क्या है, 66.5 डिग्री, 66 डिग्री साउथ, यह क्या है 66 डिग्री नॉर्थ, और यह क्या है, तो यह है 90 डिग्री या 90 डिग्री साउथ, और यह ऊपर का भाग क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। तो यह बात आप लोग को समझ में आई होगी कि इसको क्या बोलते हैं, यह 90 डिग्री नॉर्थ है या 90 डिग्री साउथ है। यही ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक होता है। वहीं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है। आपने कर्क रेखा भी देख लिया होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, वहीं मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। और पृथ्वी के दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सा अक्षांश गुजरती है, तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोग को इसमें समझ में आ गई। अब आइए प्रश्न करते हैं। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न,
कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा। याद रखेंगे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, याद है यह दोनों किस पे होता है? यह 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को, तो 24 नंबर है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। अर्थात जो ये अक्षांश ऐसे ऐसे अभी आपने देखा, ये कुल कितने अक्षांश है? तो 180 टोटल अक्षांश है। फिर देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को, इसमें क्या कह रहा है? तो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अभी आपने देखा कि विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, वहीं दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए 26 में प्रश्न में भी यही है कि विषुवत रेखा को दक्षिणी भाग क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिण के भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वहीं विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। आइयो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो आगे है 27 नंबर, दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। अर्थात अभी आपने देखा है दो अक्षांश जो हो गए इनके बीच 111 किलोमीटर की दूरी होगी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप देखिए पृथ्वी बहुत ही बड़ी है, इसीलिए क्या होगा? दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होगा। जबकि अब अक्षांश रेखा कितने देखे हैं अक्षांशों की संख्या? तो 180 अभी आपने देखा। देखिए 180 अक्षांश संख्या है। अब आप इसमें 111 अर्थात 111 111 किलोमीटर देख लीजिए। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच क्या है? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो सब ऐसे ही 180 क्या है? अक्षांशों की संख्या है। देखिए कितना हो जाएगा किलोमीटर डिस्टेंस। फिर वही 28 नंबर प्रश्न है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर। याद रखेंगे भूमध्य रेखा के जो सबसे निकट शहर है कौन सा है? सिंगापुर है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। फिर वही 29 नंबर, किन काल्पनिक रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है? अक्षांश। अभी आपको मैंने बताया कि अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा पे सबसे लंबी होती है। इससे अगर उत्तर की तथा उत्तरी ध्रुव की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर दक्षिण ध्रुव की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? अक्षांशों की लंबाई में कमी आती जाएगी। तो आइए आप लोग समझ गए होंगे कि काल्पनिक रेखाओं की लंबाई क्या होती है? अक्षांश रेखाओं की कम होती है। कहाँ कहाँ पे? हम विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो भी, और विषुवत रेखा से नीचे आएंगे तो भी क्या होगा? कम होगा। फिर देखते हैं वही 30 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अभी आपने देखा कि 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इस फिगर में देखिए इसमें भी शो किया हमने। ये देखिए 90 डिग्री, एनपी मतलब नॉर्थ पोल, एन मतलब नॉर्थ अर्थात उत्तर। ये देखिए ये आर्कटिक सर्कल। अभी उत्तरी ध्रुव आपने पढ़ा है ना, उत्तरी विषुवतीय ध्रुव, यहाँ से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक। फिर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क, कर्क रेखा। ये देखिए इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। ये दक्षिणी वृत्तीय ध्रुव, याद है 66.5 डिग्री। यही है क्या? आर्कटिक सर्कल क्या होगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक। वहीं ये क्या होगा? कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो रेखा जो आती है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। वहीं 0 डिग्री जो इक्वेटर है अर्थात विषुवत रेखा, उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री को विषुवत रेखा या मध्य रेखा, मध्य रेखा भी बोलेंगे। तो याद रखेंगे यह बात। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। हिंदी इसका क्या हो जाएगा? मकर रेखा। यह कहाँ से गुजरता है? तो 23.5 डिग्री साउथ से गुजरता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी से गुजरता है अर्थात दक्षिण के भाग में। क्योंकि आपको पता है यह 0 डिग्री क्या है? पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इसके ऊपर के भाग उत्तर, इसके नीचे के भाग दक्षिण होता है। तो इसलिए ये बात हो जाएगी। फिर ये देखेंगे 66.5 डिग्री ये साउथ है। यह क्या होगा? अंटार्कटिक वृत्त। तो आई होप यह बात आप लोग समझ गए होंगे यह क्या क्या है। आइए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। देखिए
अब अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर है, 31। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री को हम मकर रेखा कहते हैं। तो यह बात आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं हम, मकर रेखा कहते हैं। देखिए फिर अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, अच्छा सॉरी 32 नंबर। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो ये याद रखेंगे, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, अर्थात जो भूमध्य जीरो रेखा के ऊपर के साइड जो उत्तर हम बोलते हैं, वहां पे 66.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यह बात आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए अपने अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं। तो यह अंटार्कटिक वृत्त, अभी आपने फिगर में देखा कि 66.5 डिग्री जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, नीचे 66.5 डिग्री को क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त, अर्थात 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर आप 90 डिग्री तक देखेंगे एक वृत्त के आकार नुमा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए हमारा 34 नंबर प्रश्न क्या है, तो 34 नंबर है, विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण को भाग को हम क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं उष्णकटिबंध था। जो अभी आपने देखा 30 डिग्री उत्तर के भाग, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे का था दक्षिण के भाग को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ उष्णकटिबंध किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा सा हो गया, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 30 डिग्री साउथ। अब यहां से लेकर ये टोटल जितने भाग होंगे ये क्या होंगे, उष्णकटिबंध के अंतर आएंगे। तो याद रखेंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ये दो कहां तक आएंगे, तो उष्णकटिबंध के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं 35 नंबर प्रश्न को। तो 35 नंबर है, विषुवत रेखा के 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। अभी आपने देखा उष्ण कटिबंध, अब देखिए उपोष्ण कटिबंध। तो ये क्या, अभी हमने यहां तक देखा, कहां तक, ये 0, ये 30 और ये 30, ये क्या है, ये उष्ण कटिबंध हो गया। अब देखिए अब यहां से लेकर यहां तक 45 डिग्री, यहां तक 45 डिग्री, तो 30 से लेकर 45 दोनों अक्षांशों में, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में देखेंगे 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री के भाग को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंध का भाग कहेंगे। तो यह याद रखेंगे, किसको हम उष्ण कटिबंध बोलेंगे और किसको हम उपोष्ण कटिबंध बोलेंगे। आई होप आप लोग को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के अक्षांशों के बीच अंतर को समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के भाग को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध, इसको उष्ण कटिबंध बोलेंगे। वहीं 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ, वहीं 30 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ तक के भाग को हम क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंध। तो ये याद रखेंगे कि 30 से डिग्री से 45 डिग्री के भाग को उपोष्ण कटिबंध बोलेंगे। वहीं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, इसमें पूरा आ जाएगा, अर्थात 0 डिग्री इक्वेटर भी आ जाएगा, उसको भाग लेते हुए क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध का भाग बोलेंगे। तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, किसको उष्ण कटिबंध और किसको उपोष्ण कटिबंध हम बोलेंगे। तो आइयो आज हमने 35 नंबर क्वेश्चन करा, अब इतने तक कर लिया। आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, आगे क्लास में हम जो भी आएंगे क्वेश्चन उसको हम देखेंगे, क्यों इसके आगे के ही प्रश्न आएंगे अगले ही क्लास में। तो आइयो आप लोग बहुत खुश होंगे इस क्लास को करने के बाद। तो देखिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस चैनल से इस मतलब जो भी स्टडी के मटेरियल है उनको भी लाभ मिल सके। देखिए
ज्ञान ही एक ऐसा है जिसको आप बांटेंगे तो कभी कम नहीं होगा। बाकी सारी चीजें, धन ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप जब बांटेंगे तो क्या कम हो जाएगा। लेकिन अब ज्ञान ही है जिसको आप जितना भी देंगे उतना ही आपके बढ़ते जाएंगे, क्यों आपके मन में विचार आते जाएंगे, अदर अदर थॉट आते जाएंगे, आपको ज्ञान मिलता जाएगा, आप खुद नए सिरे से सोचते जाएंगे। तो याद रखें, ज्ञान को जितना फैलाएंगे उतना आप पे बढ़ोतरी होगी। फिर ये देख लीजिए कि हमारे चैनल का ये लिंक है, अर्थात आप वो चैनल हमारा पीसीएस मार्गदर्शक के नाम से बाय द वे कभी नहीं आता है सर्च में, तो आप क्या करेंगे, @PCS मार्गदर्शक लिख के आप सर्च करेंगे, हमारा चैनल फर्स्ट पे ही आ जाएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको मैंने बताया कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रॉपर जो भी वीडियो पढ़ेंगे उस वीडियो के लिंक आप भी मिलेंगे उसमें टेलीग्राम में, और आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे प्रॉपर, जो आपने अभी पढ़ा यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से जाके पीडीएफ निकाल सकते हैं और अपने नोट्स देख सकते हैं। तो आप लोग ये काम अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं विराम देंगे, फिर आगे क्लास में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।